प्रतिरोधों का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपने पढ़ा होगा। आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, R1, R2 और R3। ये एक्चुअल में सीरीज़ है, यानी हम कह सकते हैं ये जो नियम रहेगा या ये जो डायग्राम दे रखा है ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या होता है, इस डायग्राम को समझेंगे पहले और इस डायग्राम के थ्रू ही हम इसके डेरिवेशन को करेंगे। यहाँ पे R1 दे रखा है, R2 दे रखा है और R3 दे रखा है। यहाँ पे R2 का पहला सिरा R1 के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो R3 है, R3 का पहला सिरा R2 के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है। R1 का पहला सिरा और R2 का दूसरा सिरा, ये एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। इस सर्किट में धारा I बह रही है और धारा I बहने का मतलब ये है जितने भी श्रेणी क्रम में सर्किट लगे होते हैं, जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, उनमें धारा समान बहती है। तो एक कंडीशन याद रखेंगे, इसे लिख लेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा है वो समान रहेगी, मगर इनके विभवांतर जो होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। R1 में V1 है, R2 में V2 और R3 में V3 है। तो इन और एक चीज़ और, इन तीनों विभवांतर का जो टोटल है वो यहाँ से मिल रहा है, इस बैटरी से मिल रहा है। यानी हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई है। अब हम देखते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध है, धारा है, विभवांतर है। इन तीनों क्वांटिटी से रिलेटेड हमने एक नियम पढ़ा है जिसका नाम है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। हमने ये पढ़ रखा है, इसे इक्वेशन सेकंड लिख लेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम R1 के लिए विभवांतर का मान निकालेंगे। R1 के लिए V का मान क्या होगा? V1 इक्वल टू, धारा समान है तो इसे I ही रहने देंगे, और R1 के लिए इसे इक्वेशन 3 लिख दिया। इसी तरीके से R2 के लिए भी निकाल देंगे। इसी तरीके से R3 के लिए। अभी हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई है। अब हमें पता है इन तीनों जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हैं, जो विभवांतर हैं, इन विभवांतर का जो टोटल है वो किसके बराबर है? V के। तो हम इन वैल्यूज़ को हम इसमें रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ये तीनों वैल्यू 3, 4, 5 की इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। V1 इक्वल टू दे रखा है IR1, तो यहाँ लिख देंगे IR1 प्लस, इसी तरीके से IR2 हो जाएगा प्लस IR3 और इक्वल टू, यहाँ पे जो V दे रखा है वो V किसके इक्वल है? R के। तो हम V की जगह IR लिख सकते हैं, तो IR। अभी क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन आ रहा है I, देखो यहाँ पे ये और ये तीनों कॉमन आ रहे हैं, यहाँ लिख लेंगे I, और अंदर ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और इक्वल टू IR। इस वाले I से ये वाला I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R। इस तरीके से, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू,
ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं किसी परिपथ में लगे जितने भी प्रतिरोध हैं उनका सम उस परिपथ के टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इसके बाद है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम क्या होता है, जैसे कि श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा कि धारा समान होती है और सबके अंदर विभवांतर अलग अलग होता है। यहाँ पे भी एक बात याद रखने की है कि जब ये धारा जा रही है तो यहाँ पे एक जंक्शन आता है, एक संधि आती है जहाँ पे तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे जुड़े हुए हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं यहाँ जाके जो धारा का मान है वो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा या फिर हम कहते हैं बट जाएगा। तो बटने पे क्या होगा, यहाँ पे माना धारा I1, यहाँ पे धारा I2 और इस वाले में धारा I3 फ्लो हो रही है। तो पहले हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रतिरोध R1, R2 और R3 इनके पहले सिरे किसी एक पॉइंट A पर जुड़े हुए हैं और R1, R2, R3 के जो दूसरे सिरे हैं वो तीनों के किसी एक दूसरी संधि से जुड़े हैं, एक दूसरे जंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जब धारा गई और ये धारा यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद ये तीन रास्ते मिले तो ये धारा इक्वल अमाउंट में बट जाएगी I1, I2, I3 की फॉर्म में, और आगे ये R1, R2, R3 के होते हुए और यहाँ इनके दूसरे सिरों पर दोबारा से जाके मिल जाएगी। यानी यहाँ पे तीनों धाराएं मिलके दोबारा से धारा I ही बना लेंगी। यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि ओम का नियम क्या होता है, यहाँ दोबारा से लिख देंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V = IR। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, I = क्या हो जाएगा, V/R। इसे इक्वेशन सेकंड लिख दो। अब प्रतिरोध R1 के लिए जैसे हमने श्रेणी क्रम में किया था वैसे ही हम समांतर क्रम में भी करेंगे। लिखेंगे प्रतिरोध तो धारा I1 का मान क्या हो जाएगा, I1 = V/R1। अब यहाँ पे पहले वाले में क्या था, धारा समान थी तो उसके लिए हमने सिर्फ I लिखा था। अभी यहाँ पे विभवांतर तीनों में इक्वल है इसलिए हम V लिखेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, I1 = V/R1। इसे इक्वेशन थर्ड लिख देंगे। इसी तरीके से प्रतिरोध R2 के लिए धारा का मान, I का मान जो हो जाएगा वो I2 = V/R2। इक्वेशन नंबर 4 लिख देंगे। इसी तरीके से R3 के लिए निकाल लेंगे। I का मान हो जाएगा I3 = V/R3। इक्वेशन नंबर 5 सेम चल रहा है, बस हमने टर्म क्या किया था, V = IR पहले ऐसे ही रख दिया था और अभी हमें I के टर्म में, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल I की वैल्यू निकालनी है। अभी क्या करेंगे, ये 2, 3 और 4 और 5 इनकी सबकी वैल्यूज़ हम किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिख देंगे यहाँ पे एक लाइन, समीकरण 1 में रख देंगे। अब यहाँ पे समीकरण 2 की वैल्यू क्या है, I की जगह हम रखेंगे V/R, I1 की जगह V/R1 + V/R2 + V/R3। अभी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे V इस वाले में यहाँ से V कॉमन आ रहा है तो लिख देंगे, यहाँ लिख लेते हैं अंदर बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से
इस वाले b से ये वाला b कैंसिल, हमारे पास क्या मिलेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस तरीके से हम इसे जोड़ सकते हैं। तो प्रतिरोधों के इस संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों पैरेलल और सीरीज़ दोनों समझ में आई होंगी। और इसी तरीके से हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।